अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बाबर आजम की कप्तानी और दौरा वेस्ट इंडीज़। टीम का तरबियती कैंप जारी है रावलपिंडी में। टीम बड़ी ज़बरदस्त ड्रिल्स कर रही है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब ड्रिल्स हो रही हैं। कोचिंग के फ़राइज़ सरफराज अहमद के पास हैं, हेड कोच हैं, बांग्लादेश में एक लीड कर चुके हैं बतौर हेड कोच। रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव आए। बाबर आजम की कप्तानी के बाद क्या ये दोनों सिंक्रोनाइज हो पाएंगे? दोनों ने एक साथ बहुत क्रिकेट खेली है और सरफराज की ही कप्तानी में बाबर आजम ने ओरिजिनली इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सही कदम भी रखा था और बड़े शानदार तरीके से बाबर आजम ने चैम्पियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे। उसके बाद सरफराज की कप्तानी में बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली, तो वो सरफराज को बड़ा भाई मेंटोर भी मानते हैं। लेकिन क्या सरफराज अहमद की कोचिंग कप्तानी बहुत बड़ा फ़र्क है। कप्तानी और कोचिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप कैप्टन होते हैं, आप टीम को जो लीड करते हैं, वो बिल्कुल सोच अलग है, वो बिल्कुल फॉर्मेट अलग है, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी अलग है। लेकिन जब आप कोच बन जाते हैं, स्ट्रेटजी, सोच, सब कुछ अलग हो जाता है। आप खुद नहीं खेल रहे होते, आप खुद नहीं लीड कर रहे होते, आपने किसी से लीड करवाना होता है। उसके जहन में वो बात डालनी होती है जो आपके जहन में। और फिर जो कप्तान होता है वो मास्टर ऑफ द शिप होता है, उसका अपना जहन होता है, वो सिचुएशन के मुताबिक कुछ फैसलों को अलग ले लेता है। तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जारी है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम फ्रांस हो गई है। मोरक्को को 1 साइडेड मैच 2-0 से हराया। बड़ा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग मैच था। मोरक्को मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई इस सारी चीज़ में। इस पर भी बात करेंगे। बैन स्ट्रोक वाले मामले पर भी बात करेंगे। भारत को बड़ी ही जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के हाथों, और बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है भारत की। तो हम ज़रा उस पर बात करेंगे। यके बाद दीगरे 2 शिकस्तें और इतनी जिल्लत आमेज शिकस्तें, तो मैं तो बहुत खुश हूँ बहरहाल। लेकिन क्रिकेट के लिए क्या है ये, आप जब टेम्पर्ड पिचेस पे मैचेस खेलते हैं, अपना माहौल क्रिएट करते हैं, सारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लेते हैं, तो सारी ज़िंदगी वहाँ नहीं खेल सकते। फिर आप जब जाते हैं आउटर स्पेस में, वहाँ आपको पता चलता है कि असल क्रिकेट क्या है। वो सूर्यवंशी इंडिया में जितना मर्जी स्कोर कर ले, असल क्रिकेट में आया तो 2 छक्कों से आगे निकल नहीं रहा है। कभी 14, कभी 13, बहुत टाइम है उसको आगे आने में। तो बहुत सारे फैसले हैं जिनको देखकर हम बात करेंगे। वहाँ भी कप्तानी का एक फ़ैसला है और यहाँ भी है बाबर आजम की वापसी का फ़ैसला। डोमेस्टिक पर इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जहांगीर खान साहब बड़े शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ उरूज नवाज़ खान स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब बहुत शानदार साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, ख़ुद भी बड़ा अच्छा अपना शो करते हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। जहांगीर भाई, पहले ज़रा आपसे, कप्तानी और बाबर आजम एक बार फिर साथ साथ हैं जी। शान मसूद ने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। अब बाबर कप्तान है और सरफराज कोच है, तो ये है अब सिचुएशन। क्या बाबर कप्तानी के तौर पे कुछ ऐसा ज़बरदस्त कर पाएंगे जो हम 3-4 सालों में डाउनफॉल का शिकार है वो रुक जाए, कहीं बेहतरी हो जाए? जी बिल्कुल अरसलान भाई, अगर आप देखें बाबर आजम की कप्तानी से पहले भी अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी टीम चल रही थी। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुशाइन ये कदम है कि उनको कप्तान बनाया गया। लेकिन अगर आप देखें इस टीम को डिस्टर्ब क्यों किया गया था, अगर आप 2 से 3 साल पीछे जाके देखें तो एक टाइम पे आपकी टीम बड़ी अच्छी जा रही थी, बाबर आजम कप्तान था और 2 से 3 फॉर्मेट में वो कैप्टन था। लेकिन आपने अचानक से आपने चीज़ें देखी, आपने टीम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कप्तानी भी, और काफ़ी सारे प्लेयर्स को आपने स्ट्राइक रेट के चक्कर में बाहर किया। लेकिन अब आपने फिर वही कदम लिया है, दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना रहे हैं। तो या आप उस वक्त गलत थे या आज आप गलत हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए। देखें, अगर इतना अरसा आपने टीम को ख़राब करने के बाद वही डिसीजन जो रिवर्स किया है, इसका मतलब है कि आपने उस वक्त टीम को जो डिस्टर्ब किया था वो इंतहाई गलत था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुशाइन कदम है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। क्योंकि अगर आप शान मसूद की कैप्टनसी उठा के देखें तो जब से भी वो टेस्ट टीम के कैप्टन बने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने कॉन्फिडेंस नजर आए आपको किसी जगह। टीम खत्म हो गई, हारते चले गए, कितनी अभी बांग्लादेश से आ रहे हैं। इवन आप देखें जब आप थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू करते हैं तो उस वक्त भी ये हमेशा कंफ्यूज ही नजर आए हैं। कभी एक की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरे की तरफ, रिजवान पे डिपेंडेंट, कभी रिजवान पे डिपेंडेंट है फुल, कभी यानी कि कब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने एज ए कैप्टन अपने आप को शो किया हो कि वो वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, आपने अपने जो कीपर होता है उससे पूछना होता है, बॉलर से पूछना होता है, लेकिन एट द एंड डिसीजन आपने ही लेना होता है। अच्छा, चूंकि कप्तानी में आज बड़ी डिटेल हमने इस पर डिस्कशन करनी है, सारों को जरा इन करते हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, सर बाबर आजम फिर कप्तान, क्या देख रहे हैं सर? सिचुएशन क्या है हमारे पास कप्तान ही नहीं है क्या कोई? थैंक यू अरसान, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आजम पहले टेन्योर में हमने उनकी कैप्टनसी देखी, बहुत सारे इवेंट में आपको नॉकआउट स्टेज तक लेकर जाते हैं,
अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अगर टॉप 4 बैट्समैन की बात कीजिए, इंडिविजुअल बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना, एज ए टीम लीड करना और टीम का रिजल्ट आपको नजर आना चाहिए। तीनों फॉर्मेट में उनको कैप्टन बनाया गया, तो वहाँ जैसे उनकी अपनी फॉर्म डिक्लाइन होती है तो साथ साथ टीम का भी ग्राफ नीचे आता है। तो कहते हैं कैप्टन रिफ्लेक्ट करता है टीम की परफॉर्मेंस को, और कैप्टन की अगर ग्राफ नीचे जाएगा तो टीम के बाकियों के शोल्डर नीचे गिर जाते हैं। बाबर को हमने हटा दिया, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को हटाते हैं तो उसका जो डेप्टी होता है, जिसको हम कहते हैं वाइस कैप्टन, उसको ग्रूम किया जाता है कि एक मौका आएगा जहां कैप्टन रिटायर हो जाएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट जिसको वाइस कैप्टन बनाया जाता है उसको लेकर। लेकिन हमने देखा बाबर के साथ रिजवान कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आई तो कहा जा रहा था, बहुत सारे जराए में हल्कों में ये भी बात हो रही थी कि शान मसूद जो है बड़े सोबर, काम, कंपोज, एजुकेटेड और सिंसियर, सेंसिबल है। लेकिन हमने देखा कि 3 साल के अरसे में 2023 से लेकर 26 शान मसूद की अगर कैप्टनसी का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो बड़ा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए मायूस कुन क्या, पाकिस्तान की जो एक डायरेक्शन नजर आ रही थी बाबर के होते हुए, थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं, लेकिन इतना नीचे चले जाएंगे कि बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लास्ट साइकिल देख लें, लास्ट फिनिश किया। इस वक्त करंट पोजीशन देख लें तो लास्ट ही है। तो कैप्टन के वो कुछ डिसीजन होते हैं टीम को लड़ाने के, तो वो बहुत ज्यादा लैक नजर आए शान मसूद उसमें। और फिर हमें नजर आता है कि फर्स्ट इनिंग में तो 400 प्लस रन बना देते हैं, सेकंड इनिंग में क्या होता है, क्या है इस टीम के साथ कि 120 पे भी ये ढेर हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इशू है कि अगर आप लेट्स से पहली इनिंग में अगर बैटिंग कर भी रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशन होती है, पैसेज ऑफ टाइम तीसरे चौथे दिन पिच थोड़ा एडजस्ट कर लेती है, थोड़ा आपको बिहेव नजर आता है, क्योंकि आपने पहली इनिंग में 400 किए में, तो दूसरी इनिंग में आपको पता है पिच कैसी बिहेव करेगी, उसके हिसाब से एडजस्ट। लेकिन दूसरी इनिंग में आपका पैनिक बटन दबता है, आपके प्लेयर्स का वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस और रीजन, सारी चीजों का घूम फिर के वहीं आता है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट, जब आप उन सेट ऑफ प्लेयर से आप चाहेंगे कि 5 दिन के गेम वो खेल कर दिखाएं, तो उनका वो टेम्परामेंट। अच्छा, मैं अहमद भाई इस पे ना अगला पूरा सेशन जो अगले दो हमारे पास सेशंस हैं उसमें आपसे इसी पे बात करनी है मुझे। एक तो हमारे रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग सिलेक्शन के बड़े मसाइल हैं, कोचिंग के बड़े मसाइल हैं। 8, मैं तो 7 कह रहा था, 8 कोच बदल दिए हमने 2019 से अब तक। 68 कैप्स करवाए हैं, फ़ायदा क्या हुआ उन 68 कैप्स का? वो गायब भी हो गए हैं, कोच भी बदल गए हैं, 6-7 बार कप्तान बदल दिए हैं हमने। उरूज बाबर आजम की कैप्टनसी, दौरा वेस्ट इंडीज़, एक बार फिर बाबर कप्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन प्ले फील्ड अगेन। और इस कैप्टनसी की जो रोलर कोस्टर है, जो म्यूजिकल चेयर्स जो कहते होते हैं, जब मुझे पता चला था कि जब रूमर्स शुरू हुए थे कि बाबर आजम फिर कप्तान बन रहे हैं, तो मुझे लगा था फेक न्यूज़ है, और मैं दुआ करी थी कि फेक न्यूज़ हो। फिर जब कंफर्म हुआ ऑफिशियली कि बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान का कप्तान कैप्टनसी करेंगे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में, तो मैं इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि हम फिर वापस एक कप्तान के पास जा रहे हैं जिनको हम ट्राई कर चुके हैं, और उनसे श्योर हमारी परफॉर्मेंसेज जो थी, जिस तरह लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारी विनिंग रेशियो अच्छी थी, कि हम हारते कम थे, जीतते ज़्यादा थे। और वो कोई लोग कहते हैं कि जब बाबर कप्तान थे पाकिस्तान के तो उनकी बैटिंग बहुत बेहतर थी कंपेयर टू व्हाट इट इज़ नाउ एवर सिंस ही लॉस्ट कैप्टनसी। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर कप्तान बनेंगे, उनके रन्स भी बेहतर होंगे, उनके रन्स बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह हम और मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे। और जब व्हेन विनिंग बिकम्स अ हैबिट, तो इंशाल्लाह मे बी नॉट दिस साइकिल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवर टेस्ट टीम विल गेट बेटर एंड लेकिन बेटर। प्लेयर्स वही हैं उरूज, फिर क्या बाबर आजम क्या काम ले लेगा? शान मसूद खुद ही इस स्क्वाड का हिस्सा है, वो वहीं बैठे हैं। ओपनिंग में तो आजान अवैस, अब्दुल्ला फजल भी मौजूद है, नए लोगों को भी चांस दिया, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन क्या ऐसा कर लेगा बाबर के इसी टीम से काम ले लेगा? ये इस सवाल का जवाब बाबर आजम ने खुद ही दिया है। आज इसी सवाल का जवाब उरूज, बाबर आजम ऐसा क्या भर लेंगे इस टीम में जादू कि यही लड़के हमें परफॉर्म करता दिखाई देंगे? क्या हो जाएगा ऐसा? तो जो बाबर आजम ने खुद ही इस सवाल का जवाब ये दिया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। वो ही इज़ मैच्योर्ड एज अ लीडर एंड एज एन इंडिविजुअल, और अब उनको पता है अगर गलतियों से सीखा है तो व्हाई नॉट रिजवान पर फौकियत देना रोहेल नज़ीर को? क्या नए लड़कों से डर के कि इतने नए डाले हैं तो एक के, और खिलाना शायद रिजवान को ही हो, तो गाजी गौरी भी साथ है। रोहेल को बगैर किसी टेस्ट के बेंच पे बिठाए हमने सिलेक्शन क्यों की, और सिलेक्शन से बाहर क्यों किया कोई पता नहीं। अमाद बट को सिलेक्ट क्यों किया, उसको मौका ही नहीं दिया, बाहर कर दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं। तो बाबर तो आ गए हैं और रिजवान भी साथ हैं, तो क्या सीखेंगे बाबर और क्या उन्होंने ऐसा करना है?
ये जो विकेट कीपर हैं और जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं हमारे, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ऑल फॉर्मेट्स हों या चाहे इंडिविजुअल फॉर्मेट्स हों, ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीबी ने और जो हमारी सिलेक्शन है उन्हें खुद ही क्रिएट की हैं और खुद ही अब उनसे सोल्यूशन उनसे मिलने जा रहा, इन माई ओपिनियन, कि हमारे जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे वो मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि अगर मोहम्मद रिजवान नहीं अपनी ड्यूटीज़ कर सकें, चाहे आउट ऑफ फॉर्म हो, चाहे वो उनके रिटायरमेंट के बारे में बात की जाए या कुछ भी, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को प्रेफर करना शुरू कर दें, लेकिन उनका बैकअप कौन है? इस सवाल का जवाब करंट लगता है किसी के पास भी नहीं है। क्या वो गाजी गौरी हैं, क्या वो रोहेल नज़ीर हैं, क्या वो साद बेग हैं, क्या वो ख्वाजा नाफे हैं? हमारे पास कीपर्स ढेर सारे हैं, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब दे नहीं रहा। शायद अब इस नई कप्तानी के अंदर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि हमारे कौन से विकेट कीपर होंगे, और क्या आमिर जमाल हमारे फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए, क्या अमाद भट्ट हैं, क्या कोई और हैं बिहाइंड द सीन्स, और भी तो हम सिर्फ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों ऐसी पोजीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली इन लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, लेकिन कौन हमारे इसमें फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस लॉक्ड इन है, ये अभी तक इस सवाल के जवाब इन माय ओपिनियन किसी के पास भी नहीं। आप में से किसी के पास है? पता नहीं, हम तो वाकई इन सारे सवालों को लेके कब से घूम रहे हैं जहांगीर भाई। अच्छा है ये सवाल, वाकई इसकी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी समझने में ना बड़ी कबाहत है, वो ये कि एक ही टीम है, आपने नई इंडक्शंस भी की हैं, अभी उनका हमें नहीं पता वो कैसा खेलते हैं। अभी तो अब्दुल्ला फजल और आज़ान अवैस का कम्प्लीटली नहीं पता। एक सीरीज़ हमने देखी थी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, तो बहुत डिफरेंट माहौल है। इमाम भी वहाँ पर मौजूद हैं, शान मसूद भी मौजूद हैं, रिजवान भी मौजूद हैं, आमिर जमाल को निकाल देते हैं वापस ले आते हैं, वो भी मौजूद है। ऐसा क्या करेगा बाबर आजम कि इसी टीम से वो परफॉर्मेंस ले लेगा जो हमें हैरत में डाल देगी? देखें अरसलान भाई, अगर आप मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं ना जहाँ पे कैप्टन को, अगर आप ये पिछला जितना भी सिनेरियो है ना, जब से आकिब जावेद साहब आए थे, तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्शन को भी आपने कभी कहा है कि इसका भी कोई ज़िम्मा है। 68 कैप्स आपने दे दी हैं, फिर किसी उनकी सिलेक्शन में कुछ तसलसल आपने देखा है कि एक प्लेयर को लेके आते हैं, उसको एक सीरीज़ भी पूरी नहीं खिलाते और आप उसको बाहर निकाल देते हैं, तो टीम कहाँ से परफॉर्मेंस देगी? आपने हुरैरा ने कितना परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा आपके सामने डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया, हमने उसको हीरो बना के पेश किया कि जी हुरैरा जो है वो टेस्ट क्रिकेट का जो है जॉइंट साबित होगा। और हमने क्या किया कि एक सीरीज़ उसको खिलाई और आज हमें हुरैरा नहीं नज़र आ रहा कि वो कहाँ पे है। इसी तरह जब कामरान गुलाम आपके यंगस्टर जो भी लेके आते हैं, कामरान गुलाम ने देखे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया, हम कहते हैं जी वो हमारे डोमेस्टिक की पैदावार है, लेकिन वहाँ पे हमने उसको कितना चांस दिया, उसको भी ऐसे ही किया। अब हम ये दो लड़के जो लेके आए अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस, अल्लाह करे कि इनको ये प्रॉपर चांस दें, क्योंकि अजान ने परफॉर्म भी किया है, तो मेरे ख्याल में इनको एक तो प्लेइंग 11 में भी खिलाना चाहिए। हाँ, शान मसूद की अगर आप परफॉर्मेंस अपनी देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में उनकी जगह बनती है, और ना ही अगर उनको आप खिलाएंगे तो टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब होगा। आप स्क्वाड में फिर क्यों रखते हैं जब आपने खिलाना नहीं? मुझे ये समझ नहीं, जगह ऑक्यूपाई क्यों करवाते हैं? सर जगह इसीलिए ऑक्यूपाई कराते हैं कि आप ये कहेंगे जी कैप्टन को आपने कैप्टनसी से उतारा है और साथ ही टीम से फारिग कर दे, तो अपना एक सेफ साइड करने के लिए वो कर लेते हैं। इसी तरह देखें मैं कह रहा था कि सिलेक्शन में तसलसल, तो ये बताएं कि कोई कसूर है रोहेल नज़ीर का? आप उसको लेके आए हैं, आपने उसको फ्रंट लाइन एज ए कीपर शो किया है कि गाजी गौरी सेकंड खेलेगा और वो फर्स्ट खेलेगा, लेकिन देख लें ना उसको हमने मैच खिलाया, बेंच पे बिठा के हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आप यंगस्टर को खिलाते हैं एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिजवान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो बेस्ट विकेट कीपर है, लेकिन अगर आपने रोहेल नज़ीर को जब सेलेक्ट किया था तो रोहेल नज़ीर का क्या कसूर है कि उसको आपने बाहर कर दिया? और बगैर मैच दिए। जी बिल्कुल, मैच अमाद भट्ट को भी बगैर सेलेक्ट ही क्यों किया था और बाहर ही क्यों किया है? मुझे यही कंफ्यूजन। अभी अगर आप अवैस को लेके गए हैं ना, अवैस जफर को आप ले गए हैं, मेरे ख्याल में आप शान मसूद को ड्रॉप करें, उनको ना खिलाएं और अवैस को खिलाएं, ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास जो टेस्ट के लिए हमने सिलेक्शन की है वो कैसी है। अगर आप फिर शान मसूद को ही खिलाएंगे जो कि पिछले 3 साल से टेस्ट में कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में फिर टेस्ट का वही हाल होगा। और बाबर को चाहिए कि वो बोल्ड डिसीजन ले, क्योंकि आगे भी आपने देखा है कि जिस तरह बाबर, मेरे ख्याल में उसकी कप्तानी में टीम जीत रही थी और फिर उसको हुआ, तो मेरे ख्याल में ये बाबर के लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो अपनी गलतियों से सीखे, जैसा उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गलतियों से काफ़ी सीखा है, तो अगर सीखा तो मेरे ख्याल में अब टीम सिलेक्शन में उनको जो है ना पूरा रोल अदा करना पड़ेगा, तभी जाकर टीम जो है ना किसी ट्रैक पे आएगी। अहमद भाई ठीक है, दोनों का व्यू आपके सामने है। मेरा सवाल ये कि बाबर और सरफराज, क्या ये जोड़ी हो सकती है? जैसे बेसबॉल की आई, तो क्या ये दोनों एक साथ खेले हैं? एक कप्तानी में खेला है और दूसरा उनको बड़ा भी मानता है और अपना मेंटोर भी मानता है बाबर सरफराज को, बट जब वो हेड कोच हो गए तो क्या ये बाबर सरफराज की जोड़ी को परफॉर्म कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो क्या इसकी कोई टेक्निकल रीज़न है? नहीं कर पाएगी तो भी हमें बताएं। देखिए अरसलान, हमेशा से होम सीरीज आपके लिए बड़ी इजी होती है और अवे सीरीज डिफिकल्ट कंसिडर की जाती है,
ऑल्दो कि वेस्ट इंडीज पहली सीरीज खेलेंगे, उसके बाद इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की पिचेस पे उनका स्पिनर जुमेल वॉरिन हमें टेस्ट मैच हरवा के चला, मतलब अपनी टीम को जितवा के। अच्छा, बाबर को जो कैप्टनसी दी गई, बहुत सारी बहस चल रही थी कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी दे दी जाए ऑल फॉर्मेट की, लेकिन उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस T20 में नजर आई और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं टेस्ट मैच की कैप्टनसी लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए और कोई ऑप्शन आपके पास नजर नहीं है। बाबर को T20 पाकिस्तान सुपर लीग में जो उन्होंने टाइटल विन किया, उसकी बुनियाद पर उनको कैप्टनसी की ऑफर दी गई कि बाबर बड़े अच्छे टाइटल लेकर जीत कर आए हैं, तो लीडर हैं बाबर आजम। लेकिन जो रिसोर्सेज बाबर आजम के पास पाकिस्तान सुपर लीग में थी, अगर फास्ट बॉलर की बात कर ली जाए तो नाहिद राना, फिर अली रजा, उसके साथ साथ स्पिनर जबरदस्त हाईएस्ट विकेट टेकर सुफियान मुकीम थे, वो रिसोर्सेज क्या बाबर आजम अब जो टेस्ट दे दी गई है वो उनके पास अवेलेबल है? नहीं है। आपने नुमान को नहीं पिक किया, आपने साजिद खान को नहीं पिक किया। वेस्ट इंडीज में ऐसी साजिद है, नुमान नहीं है, साजिद है, नुमान नहीं है, जहां रिवर्स स्विंग बिल्कुल मैटर करेगी। अब मुझे खुशी हुई कि आपने जो क्राइटेरिया सेट किया था कि जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको हम कंसिडर करेंगे और उसकी फॉर्म होनी चाहिए, और यही देखते हुए फॉर्म और फिटनेस शाहीन और नसीम शाह को नहीं कंसिडर किया गया। यंग लॉर्ड को मौका दे दिया गया, बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा कि। लेकिन खुर्रम शहजाद एक ऐसा बॉलर है जो मोहम्मद अब्बास के साथ इन टेंडम, जो हम माजी में जोड़ियां ढूंढते रहे ना, तो जोड़ियां बनाई जाती हैं, उनको एक लंबा रन दिया जाता है, जैसा 2Ws की बात की जाए। तो मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद जब ये दोनों पेयर में बॉल कर रहे होंगे ना, तो आपको बैट्समैन परेशान नजर आएगा, वो वेट कर रहा होगा कि कौन सी लूज बॉल, ये दोनों बिल्कुल आपको लूज बॉल नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बॉलिंग की बात कर, लेकिन जो मैं चाह रहा था यंगस्टर्स जिनको इंडक्ट किया, जो नॉकिंग एट द डोर और परफॉर्मेंस के थ्रू आना चाह रहे थे, समीर मिन्हास, फरहान बिन यूसुफ, ये दो पाकिस्तान के ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि आपको इनको इस टीम में लाना चाहिए था। आपको नजर आ रहा है कि हमें इशू है, हमें मिडिल ऑर्डर में इशू है। शान मसूद को नहीं खिलाना भाई, तो इनको बेंच पे ही बिठा लेते, साथ ले ही जाते। अब अवैज जफर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में 34 मैचों में 2272 रन हैं, उसके 42 की एवरेज है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आपने किसी को चांस दिया, लेकिन आपको एक दो मसला ही मिडिल ऑर्डर का है। बिल्कुल ठीक है, कुछ कहना चाह रही हो रूज? जी, मैं जल्दी से मैं इस पर बात करना चाहिए थी कि क्योंकि हम यंगस्टर्स के बारे में बात कर ररे हैं और हम सरफराज अहमद टेस्ट हेड कोच के बारे में बात कर रहे हैं। सरफराज अहमद जो हैं वो उनका नाम, उनके बारे में सारे बात बहुत कर रहे थे जब हम अंडर 19 एशिया कप जीते थे, और उनके मेंटोर जो थे वो सरफराज अहमद थे। तो उनकी मेंटोरशिप के अंदर हम अंडर 19 एशिया कप जीते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर उसके बाद उनकी मेंटोरशिप के अंदर हमने अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप जो था उसमें हम कुछ खास कर नहीं सके, लेकिन वहाँ पे भी वो थे। तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था कि देयर इज़ अ क्लियर फ्यूचर फॉर सरफराज अहमद मेंटोरिंग और अंडर 19 बॉयज़, चाहे वो फरहान यूसुफ हों, चाहे वो अहमद हुसैन हों, और चाहे वो समीर मिन्हास हों। और क्लियरली नज़र आ रहा था कि वहाँ पे एक केमिस्ट्री है और वहाँ पे एक क्लियर एक कनेक्शन है बिटवीन सरफराज अहमद एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स। तो वो तो मुझे लग रहा था कि दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और फिर अचानक से जब अंडर 19 वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, आपने उनको हमारी सीनियर टीम का टेस्ट हेड कोच बना दिया। ये किसका ये डिसीजन था? बिकॉज मुझे तो वहाँ पे क्लियर कनेक्शन नजर आ रहा था कि सरफराज अहमद वुड वॉच अंडर 19 बॉयज, दैट मेक्स सेंस टू मी, बट देन सडनली बिकमिंग द सीनियर टीम्स टेस्ट हेड कोच मेक्स नो सेंस टू मी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि किसने ये डिसीजन ली आफ्टर सीइंग व्हाट ही डिड विद आवर अंडर 19 बॉयज कि हमारे सीनियर मेंस टीम के टेस्ट हेड कोच बन जाएं। असद शफीक आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी नज़र आएंगे, ख़वातीन के साथ भी नज़र आएंगे और सिलेक्टर भी नज़र आएंगे। वहाब रियाज मेंटोर बन के हेड कोच सब कुछ खुद ही होंगे, आपको वो भी नज़र आएंगे। और आपको आकिब जावेद हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसके डायरेक्टर हैं, बट जो कोच लगेगा उनसे पूछ के लगेगा, कोच की बात उनसे पूछ के होगी। तो यहाँ तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। अहमद भाई, ज़रा अब टीम स्क्वाड पे, सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात बड़ी ज़रूरी है। अली उस्मान को डाला, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़े लंबे अरसे से कर रहा है, और मैं तो कह रहा था कि अली उस्मान का वक्त है, उसको खिला दें, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर है, और नोमान की जगह अगर आप ले गए तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। फिर अबरार क्यों एकदम गायब हो जाता है? सुफियान क्यों नहीं हमें कहीं और नज़र आता? उसको हमने ठप्पा लगा देना है टेस्ट का। अबरार तो चलो खेल रहा था टेस्ट, सुफियान पे ठप्पा लगा दिया T20 का, अब अबरार भी नहीं नज़र आता। साजिद को हम बाहर कभी नहीं लेकर गए, इस बार हम इंग्लैंड भी लेके जा रहे हैं साजिद को, और साथ अली उस्मान भी है, और आमिर जमाल की इंडक्शन हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आमिर जमाल को अगर पेसर के तौर पे खिलाना है तो क्या वो इतने बड़े पेसर हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के 5 दिन के पेसर हैं?
अगर बैट्समैन के तौर पे खिलाना है तो क्या वो बैट्समैन है या ऑलराउंडर की हमें ज़रूरत है टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में तो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। मोहम्मद अली भी वही हैं, खुर्रम शहजाद भी वही हैं, उबैद भी वही हैं और अब्बास भाई भी वही हैं, मोहम्मद अब्बास। देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपने बात की तो देखिए ऑप्शंस क्या थी। पहले तो कोई जवाब ले लिया जाए इनसे कि नुमान को क्यों नहीं पिक किया गया। मतलब पिछली जितनी सीरीज है, होम सीरीज हो जाए, नुमान आपको साजिद खान के साथ इन पेयर मैचेस जितवा के दिखा रहा है, तो क्या जरूरत पड़ गई कि नुमान की ऐसी अच्छी रिप्लेसमेंट आ गई कि हम कह रहे हैं कि नुमान के बगैर भी हम मैच जीतेंगे। अब जब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की बात करते हैं तो सुफियान मुकीम, अरफात मिन्हास, मोमिन कमर, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं और ऑलराउंडर्स आपको जो आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। तो उसके लिए अरफात मिन्हास बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि बैटिंग भी कर रहा है और सेंसिबल एक अच्छा हेड है ऑन द शोल्डर, जो पैनिक नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट भी करेगा और उसकी गेम अवेयरनेस बड़ी है। और अब जब आप गेम देख रहे होते हैं प्लेयर्स की ना, तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये कौन सा ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर में कैप्टन मटेरियल हो सकता है, जो गेम को बड़ा अच्छा एसेस कर रहा होता है। तो मुझे तो जो मेरी अब तक रीडिंग है अरफात मिन्हास की, उसको जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग भी करवाई गई तो बड़ा कोई कूल काम, उसको एक कैलकुलेटेड इनिंग खेलनी आती है और बॉलिंग में भी हमने देखा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और जबरदस्त गन फील्डर भी हमें नजर आया। तो ऐसे प्लेयर्स को जब हम एज ए वाइस कैप्टन टीम के साथ लगा देना चाहिए था, एक यंगस्टर को बाबर के साथ। अभी आपने देखा कि कोई वाइस कैप्टन नहीं है। अल्लाह ना करे कि अगर बाबर किसी मैच में इंजर्ड हो जाएंगे तो वो उस वक्त आखिरी टाइम पे आप एक इमरजेंसी में अनाउंसमेंट कर देंगे, जी फलाना जो है वो फलाना जो है वो सलमान अली आगा वो कैप्टनसी करेगा। अभी आपने इंग्लैंड में देखा बेन स्टोक पे जो भी डिसिप्लिन हुआ तो उन्होंने वापस घूम के जो रूट को कैप्टन। तो क्या पाकिस्तान भी वापस घूम के इसी तरह शान मसूद को कहेंगे कि जी इमरजेंसी आपने कैप्टनसी की थी, आप जरा यहाँ पे भी एक और टेस्ट मैच करके दिखा दें। तो बेहतर था कि किसी ना किसी को कैप्टन बनाते तो आके प्लानिंग नजर आती कि आपकी कोई प्लानिंग है। अभी कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही कि कैप्टन है लेकिन वाइस कैप्टन ही नहीं है। क्रिकेट में सब कुछ होता है, कैप्टन मशवरा करता है ड्यूरिंग। अच्छा अहमद भाई, सिलेक्शन नजर आ रही है आपको जस्टिफाइबल है, नए लड़के डालना बहुत अच्छी बात है, मैं इसके हक में होगा, अब टीम तैयार होनी चाहिए नए लड़कों की। लेकिन क्या है ऐसा कि जो लड़के हैं वो आप उन पे रिलाई करके कह दें कि जी अब बाकी ठीक नहीं है तो ये अब खेले, अजीब है। तो फिर लड़कों की कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? जैसे रोहेल वगैरह बाकी हैं, कंटिन्यूटी का मसला है, सिलेक्शन का मसला है। कुछ प्लेयर मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँगा कि मैं चाहता था कि वो कंसिस्टेंट रहते और पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं अब्दुल्ला शफीक को अभी भी बहुत हाईली रेट करता हूँ। अगर उनकी टेक्निक की बात की जाए तो वो बाबर के टक्कर के प्लेयर मुझे नजर आते हैं कि इतना अच्छा सॉलिड प्लेयर, लेकिन वही टेम्परामेंट पेशेंस का आ जाता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक पर्पल पैच नजर आता है, फिर उसके बाद से लीन पैच नजर आएगा और आपको लगता है कि वो फॉर्म रिगेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं प्लेयर से ज्यादा ये जो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ और कोचेस जो बैठे हुए ना, उनको मैं कसूर। बाबर को कितना टाइम लगा वापस आने में आपके सबके सामने, और एक छोटे से फ्लॉज थे बाबर आजम। तो वो जो कोचेस बैठे होते हैं साथ, वो मैच देखने के लिए बैठाए होते हैं हमने कि आप भी आए जी, आप भी तमाशाइयों के साथ मैच देख लें। और भाई मैच खत्म हो तो जो चीजें आपने नोट की हैं अपने बैट्समैन में या बॉलर में, वो नेट प्रैक्टिस में। ये कोचिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारा, वो तो मुझे समझ नहीं आता। कोचिंग स्टैंडर्ड है क्या? कौन कोचिंग कर रहा था पिछले सालों में? गैलिस्पी को नहीं करनी थी, गैरी क्रिस्टन को नहीं हमने करने दी, हमने तो देखने नहीं दी। आकिब जावेद साहब ने सब कुछ खुद ले लिया। उसके बाद जो कोचेस आए वो आपके सामने, कभी कोई और कभी कोई, वो यहीं से पकड़ के हम कोचेस सिखाते थे। अच्छा थोड़ी सी बात चुके इस सेशन में ज़रूरी होगी जी, इंडिया वाला मैच जहांगीर साहब मज़ा आ गया। वैसे बड़े वर्ल्ड चैम्पियन थे और जाके आयरलैंड भी हार गए, इंग्लैंड ने भी एक के बाद दीगरे ज़बरदस्त मैचेस पे हरा दिया, 76 तक पे आउट कर दिया, और वो सूर्यवंशी के बड़े हाइप बनाई हुई थी। बाहर गए हैं टेम्पर्ड पिचेस, टेम्पर्ड माहौल से, तो पता चला है ओरिजिनल क्रिकेट क्या होती है। जी बिल्कुल इसी तरह ये, जब आप अपने घर में हर तरह की सहूलियात खुद ही रखेंगे और अपनी मर्ज़ी की पिचेज़ होंगी और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की होगी, टेक्नोलॉजी आपकी होगी, तो फिर बाहर जाके ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये देखें ना, सूर्यवंशी की आप बात कर रहे हैं, तो इतनी आसान नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट के आप वहाँ पे जाके, जिस तरह आप IPL में छक्के मारते हैं, वहाँ पे आपको पता है बाउंड्रीज़ भी छोटी होती हैं, फिर ट्रू पिचेज़ हैं, और फिर सबसे बढ़ के जो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है वो नहीं होता। तो इन्होंने जो जिस तरह पाकिस्तान सिलेक्शन कर रहा था ना PSL के बेस पे, इसी तरह मुझे लगता है इंडिया ने भी ना IPL के ऊपर सिलेक्शन करनी शुरू कर दी है।
तो पहले इंडिया की अगर आप सिलेक्शन देखें तो हमेशा फर्स्ट क्लास को हमेशा प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अब उन्होंने जब आके IPL से सिलेक्शन किया तो वो भी ये नताइज भुगत रहे हैं। तो मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि आपने हमेशा PSL से नहीं, फर्स्ट क्लास से, लिस्ट A से, वहाँ से टीम सेलेक्ट करें। तो जब आप सिर्फ एक टूर्नामेंट से या एक फ्रेंचाइज क्रिकेट से टीम बनाते हैं तो फिर यही हाल होता है। क्या कहेंगे उरूज, उन्होंने तो बड़ी जल्दी की उसको सूर्य कुमार को हटाने में और सूर्यवंशी को लाने में, और वो तो गवास्कर जैसा प्लेयर कह रहा था उसका आना बहुत ज़रूरी, अब टाइम हो गया, उसके बगैर तो ये क्रिकेट ही नहीं चल पाएगी। चल गई क्रिकेट, और वो भी। ये सूर्यवंशी के बारे में बहुत बात की जा रही है कि इस बच्चे का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये बहुत ज़्यादा मैचेस जिताएंगे इंडिया को ना, इतनी जल्दी थोड़ी फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल। और अब इस परफॉर्मेंस के बाद अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं। पहले तो बहुत लोग कह रहे थे कि इसको लेके आए, डेब्यू करवाएं, उनको लग रहा था पता नहीं विराट कोहली आ गया कोई और अब लोग कह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी कर दिया है, आपने क्यों डेब्यू दिया है, आपने इसको ज़ाया कर रहे हैं बच्चे को। लाइक पब्लिक परसेप्शन इस तरह बदल जाती है। नहीं, वो सोशल मीडिया वॉरियर्स का यही है, वो एक दिन कहते हैं लाओ, अगले दिन कहते हैं लाई क्यों। एब्सोल्युटली। अब इस तरह की सिचुएशन में इंडिया फंस गए अपनी जो T20 टीम है, T20I टीम है, जो अभी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019 दे हैव लॉस्ट 2 consecutive bilaterals and the first time in the entire T20I history of India कि they have lost 5 consecutive T20Is। तो अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में जो वो बना रहे हैं, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड्स भी आगे चलते रहें, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और मैं तो बड़ा दुआ हूँ कि रिकॉर्ड्स को कंटिन्यू रखें। एक तो ये सवाल ये है कि अब क्योंकि इंडिया बहुत कम इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं, तो अब इस तरह की सिचुएशन में क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में वो एक बहुत ही इंटेंस कैप्टन है, कोच हैं, उनके बहुत हो जाएगा VVS लक्ष्मण आ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में यही है जी, क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होती है, लेकिन जब आप हार रहे होते हैं, हमें पता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ना, तो आपको कोई कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी। पांड्या थे, बुमराह थे, है, बल्कि इनके होते क्या कोचिंग करनी है। कोचिंग की तो अब मज़ा आता है जब आपके पास प्रेशर पड़ता है, नए लोग आते हैं। अहमद भाई, इस पे कोई ज़रा कमेंट करना चाहें इंडिया वाली परफॉर्मेंसेस पे? देखें, सूर्यवंशी और उनके दूसरे ओपनर की अगर बात की जाए तो मैंने हमेशा से कहता हूँ पेस डज मैटर। जो जेन्युइन पेस है ना, उसके आगे आप शॉट तो लगा देंगे। आपने अगर बॉलिंग देखी हो जोफ्रा आर्चर की और टॉम की, तो आपको नजर आया कि वो चिन म्यूजिक जिसे कहते हैं ना, बॉडी लाइन बॉलिंग और बॉलिंग विद पेस, चैलेंज कर रहा था फास्ट बॉलर बैट्समैन को कि जरा लगा के दिखाओ छक्का। और उसकी प्लानिंग थी, वहां पे उसने 2 फील्डर, फाइन लेग पे भी, डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग फील्डर प्लेस है, और अपनी पेस पे उसको बिलीव था कि ये बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाएगा, मैं तेज बॉल करूंगा, बॉल पहले आएगा, बैट लेट आएगा। और वही हुआ कि वो वहां पे खेलने जाता है, ग्लव्स रखता है पीछे विकेट कीपर, या स्क्वायर लेग पे कैच हो जाता है। तो यह प्लानिंग नजर आ रही है। और मैं हमेशा, जितना भी बैट्समैन हो, जब वो इतने ज्यादा शॉट्स खेलता है ना, तो उसके आउट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप वेट करते हैं कि कहाँ ये गलती कर रहा है और मैं इसको कैच कर लूं। जहां तक आपने इस इंडियन क्रिकेट टीम की बात की, देखें, अरसलान ने अभी खुद ही कह दिया कि यहाँ पे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है, पांड्या नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। देखें, ये बड़े एक्सपीरियंस बंच ऑफ प्लेयर्स थे कि जहां इंडिया की ऊपर से 2-4 बैट्समैन आउट होते थे, उन्हें ये पता था विराट कोहली है जो शिप को लेकर जाएगा किनारे तक, और वो बहुत सारे मैचेस में यही करता था। अभी इस टीम में टोटली आपको एक नई टीम नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर देना, टीम से बाहर कर देना, श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे देना, तो क्रिटिसिज्म तो सामने नजर आ रही है। जैसा आपने कहा कि आयरलैंड और अब इंग्लैंड, 2 ऐसी टीमें, आयरलैंड चले, हम नहीं एक्सेप्ट करते, इंडिया को जीतना चाहिए था, बेशक जो भी टीम इंडिया की जाती। सर, यही सारे लड़के थे अहमद भाई, यही लड़के T20 वर्ल्ड कप में कमो बेच थे। शुभमन गिल तक को बाहर निकाल दिया उन्होंने। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना भी बड़ा खतरनाक होता है। ये तो कहते थे 4 टीमें बनाए तो हम ही सेमीफाइनल में आ जाएंगे, हम ही फाइनल में आ जाएंगे, तो वो लग पता गया फिर 4 टीमों का। चलिए जी, वक्त की बड़ी सख्त। अहमद भाई, अगला प्रोग्राम इस पे करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद अहमद सिद्दीकी साहब, उरूज नवाज, थैंक यू सो मच। जहांगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। पीर के रोज फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।